क्या आप जानते थे कि 1757 में प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा क्षण था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। प्लासी का युद्ध बंगाल में ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत साबित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। इससे बंगाल के प्रशासन में कंपनी के सीधे हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। आज हम मीर जाफर और मीर कासिम के उतार चढ़ाव भरे शासन पर गहराई से नजर डालेंगे। आप जानेंगे कि कैसे उनके कार्यों ने आर्थिक संकट को जन्म दिया और अंततः ब्रिटिश शासन के भविष्य को आकार दिया। प्लासी की लड़ाई ने बंगाल में उपनिवेशी शासन की शुरुआत की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर के साथ बदल दिया। 23 जून 1758 को उन्होंने कोलकाता में अपने पहले वार्षिक समारोह का आयोजन किया। इसमें रंगीन थिएटर शो, संगीत कार्यक्रम और कलकत्ता कोर्ट हाउस में एक भव्य बाल पार्टी शामिल थे। दोस्ती के बाहरी प्रदर्शन के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के शासन के बीच अविश्वास और आपसी नापसंदी बढ़ती जा रही। रॉबर्ट क्लाइव को, जो कभी जाफर का समर्थन करते थे, अब उन्हें पुराना मूर्ख कहने लगे। रॉबर्ट क्लाइव, जिसने शुरू में मीर जाफर का साथ दिया था, ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। उन्हें द ओल्ड फूल कहा, जबकि मीर जाफर के पुत्र मीरान को अ वर्थलेस यंग डॉग करार दिया गया। आरोपों का सिलसिला जारी था। क्लाइव ने मीर जाफर पर घमंड, लालच, अपमानजनक और अयोग्य होने का आरोप लगाया, जिससे उसकी प्रजा और अधिकारी उससे दूर हो गए। 1760 तक मीर जाफर के खराब शासन के कारण मिदनापुर, पूर्णिया और पामा में एक साथ 3 विद्रोह हुए। मुगल उच्च वर्ग और सेना के अधिकारी मीर जाफर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाने वाले भारी कर से नाराज थे, जिससे उन्हें अपने वेतन और भुगतान से वंचित होना पड़ा। इस दौरान निजी अंग्रेज व्यापारियों ने बंगाल की अर्थव्यवस्था का शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय बाजारों में अराजकता फैल गई। 1768 तक 33 से अधिक व्यापारी खुलेआम कार्यरत थे, जिससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। ये व्यापारी स्थानीय मामलों में दखल देते थे, प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार करते थे और स्थानीय व्यापारियों और किसानों पर अपनी इच्छाएं थोपने के लिए कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। मीर जाफर की अर्थव्यवस्था को संभालने में असमर्थता और ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के कारण वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुई। 1760 तक मीर जाफर अपनी सेना के 13 महीनों के बकाया का भुगतान करने में असमर्थ हो गए, जिससे उसके सैनिकों में विद्रोह और भुखमरी फैल गई। मीर जाफर के शासन के दौरान मीरान का काल आया, जब चीजें और भी बिगड़ गई। मीर जाफर का बेटा मीरान अपने हिंसक और दमनकारी व्यवहार के लिए जाना जाता था। उसने अलीवर्दी खान के परिवार के सदस्यों और सिराजुद्दौला के रिश्तेदारों सहित संभावित प्रतिद्वंदियों का व्यवस्थित रूप से सफाया कर दिया। मीरान के पागलपन के कारण 300 से अधिक व्यक्तियों की हत्या हुई, जिसमें वरिष्ठ मंत्री और पुरानी सरकार के समर्थक भी शामिल थे। मीरान के कार्यों ने बंगाल को और अधिक अस्थिर कर दिया और 2 जुलाई 1761 को उनकी मृत्यु, जो कथित तौर पर बिजली गिरने से हुई थी, को कई लोगों ने उसके अत्याचारों के लिए दैवीय प्रतिशोध के रूप में देखा। मीर जाफर के शासन में अराजकता के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके स्थान पर उनके दामाद मीर कासिम को नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिन्हें कंपनी के साथ सहयोग करने में अधिक सक्षम और इच्छुक माना गया। उस समय मुर्शिदाबाद में कंपनी के रेजिडेंट वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले मीर कासिम की क्षमता को पहचाना। हेस्टिंग ने उन्हें शिक्षित, योग्य और स्थानीय कुलीन वर्ग द्वारा सम्मानित बताया। मीर कासिम ने कंपनी की वित्तीय समस्याओं को हल करने और बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपकर मुर्शिदाबाद का कर्ज चुकाने की योजना बनाई। इस योजना ने नए गवर्नर हेनरी वेंसेटार्ट को प्रभावित किया। 10 जुलाई 1761 को एक रक्तहीन पलट के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। मीर जाफर को पद से हटा दिया गया और मामूली पेंशन और नजरबंदी के साथ कलकत्ता भेज दिया गया। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद में विद्रोही सिपाहियों को अपने खजाने से भुगतान करके तुरंत तितर-बितर कर दिया। उसने बंगाल की वित्तीय व्यवस्था का पुनर्गठन किया और करों को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया, जो कि अलीवर्दी खान के अधीन एकत्रित 1.8 करोड़ रुपए से 2 गुना था। मीर कासिम ने सेना का केंद्रीकरण किया, भ्रष्ट सेनापतियों को हटाया और नए सैनिकों की भर्ती की। उसने 16,000 मुगल घुड़सवारों और यूरोपीय शैली के सिपाहियों की 3 बटालियनों की एक नई सेना बनाई, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 25,000 पैदल सैनिक थे। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने और आधुनिक बंदूकें और तोपें बनाने के लिए आयुध कारखाने
खाने स्थापित करने हेतु 2 ईसाई भाड़े के सैनिकों वॉल्टर रेनहार्ड्स सुमरू और खोजा ग्रेगरी कुर्गिन खान को नियुक्त किया। मीर कासिम ने अपनी सत्ता को लागू करने के लिए सख्त नीतियां लागू की, जिनमें संदिग्ध भ्रष्ट अधिकारियों को कैद करना और उन्हें फांसी देना भी शामिल था। उनके कार्यों ने जनता में भय पैदा किया, साथ ही प्रशासन में दक्षता भी लाई। अपनी सत्तावादी प्रवृत्तियों के बावजूद मीर कासिम को उनके प्रशासनिक कौशल के लिए सराहा जाता था, जिसमें वित्त प्रबंधन योग्यता को पुरस्कृत करने और अपने सैनिकों और परिवार के लिए नियमित भुगतान बनाए रखने की उनकी क्षमता शामिल थी। 15 जनवरी 1761 को हेल्सा के युद्ध में अपनी हार के बाद मुगल सम्राट शाह आलम खुद को कंपनी की सेना से भागते हुए पाया। अपनी सेना और संपत्ति खोने के बावजूद उन्होंने भारतीयों के बीच महत्वपूर्ण नैतिक प्रभुत्व बनाए रखा। 9 जनवरी 1761 को शाह आलम के दूत मेजर जॉन कार्ने के पास समझौते का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। राजदूतों ने सम्राट और कंपनी के बीच संदेशों का आदान प्रदान किया। 3 फरवरी 1761 को शाह आलम ने गया के पास एक आम के बाग में कार्ने से मुलाकात की। इस मुलाकात में उपहारों और मनोरंजन सहित औपचारिक आदान प्रदान हुआ। शाह आलम ने औपचारिक रूप से मीर कासिम को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार मतलब कि राज्यपाल नियुक्त किया, जिससे इस क्षेत्र पर कंपनी का नियंत्रण वैध हो गया। बदले में मीर कासिम ने सम्राट को 25 लाख रुपए वार्षिक कर देने का वादा किया, जबकि कंपनी ने शाह आलम के लिए 1800 रुपए का दैनिक भत्ता तय किया। शाह आलम कंपनी के सहयोग से दिल्ली लौटने की आशा रखते थे, लेकिन अफगान शासक अहमद शाह दुरानी के दिल्ली पर जारी कब्जे के कारण उनकी योजना में देरी हो गई। 5 जून 1761 को शाह आलम बंगाल छोड़ के अवध चले गए, जहां उन्होंने नवाब शुजाउद्दौला को मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। शुजा ने शाह आलम को अफगानों के रहते दिल्ली न लौटने की चेतावनी दी। संक्षेप में मीर जाफर और मीर कासिम के बीच परिवर्तन इस उतार चढ़ाव भरे अवधि में शक्ति की जटिलताओं को दर्शाते हैं। जहां मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारी हाथों के नीचे संघर्ष किया, वहीं मीर कासिम का राज एक स्थायित्व की वापसी का वादा करता था। थैंक यू वेरी मच।